11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, एक काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। बच्चों, कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं आपको लेक्चर वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। तो अब एश्योर करता हूं आपको कि अब मैं आपको रेगुलर लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी 13 जनवरी से एनुअल एग्ज़ाम है। उससे पहले आपका कोर्स मुझे कराना है। तो बच्चों, आप अपनी कापी और पेन के साथ रेडी हो जाएं हमेशा की तरह। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सहसंयोजक बंध का विदलन या विखंडन, क्लीवेज आर फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था कि दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध तभी बनता है जब उन दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। अब जब उन दोनों परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनके बीच जो बंध बनता है उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजक बंध के नाम से हम लोग जानते हैं। और जब उन दोनों परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड या द्विसहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है। और जब उन दोनों परमाणुओं के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसको त्रिसहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है, यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों, जब केवल सहसंयोजक बंध कहा जाता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हम एकल सहसंयोजक बंध का डिस्कशन करने वाले हैं और उसी से हम विदलन या विखंडन को आपको समझाएंगे। बच्चों, मैंने यहाँ दो परमाणु ले लिए ए और बी। मान लिया कि इन दोनों परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है जिससे ये दोनों परमाणु अपना अष्टक पूरा करते हैं और इनके बीच में बनता है एक एकल सहसंयोजक बंध, यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। मान लिया कि ए का एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जिससे इन दोनों के बीच में ये एकल सहसंयोजक बंध बन गया, यानी कि क्या बन गया? सहसंयोजक बंध। अब बच्चों, इस बंध का विदलन या विखंडन दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट टाइप क्या है? ये दोनों टाइप क्या हैं? दो प्रकार से विदलन या विखंडन यहां हो सकता है। विदलन या विखंडन का मतलब होता है बंध का टूटना। या तो बच्चों इस तरह से हो कि ये दोनों परमाणु जिन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, ये दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएं एक दूसरे से। तो एक तो तरकीब ये हो सकती है, क्या हो सकती है बच्चों, कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, तो इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाए। दूसरा प्रकार बच्चों क्या है? दूसरा प्रकार ये है कि ये जो दोनों परमाणु हैं इनमें से कोई एक परमाणु साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए। तो इस तरह से भी ये बॉन्ड टूट सकता है। मान लो एक अधिक पावरफुल है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक तो अपना स्वयं का और दूसरा दूसरे परमाणु का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हट जाए, तो इस तरह से भी ये बॉन्ड टूट सकता है। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि ए ज्यादा पावर का है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और बी का इलेक्ट्रॉन लिया, अलग हट गया, और बी अपना इलेक्ट्रॉन खो करके अलग हट गया। तो बच्चों, ऐसी कंडीशन में आप जानते हो कि ए के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसलिए इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया है तो इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से भी बच्चों ये बॉन्ड टूट सकता है। अब बच्चों, यहां पर जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया है इसमें दोनों परमाणुओं ने एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ईमानदारी से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और अलग हट गए। तो यानी कि यहां पर समान बंटवारा हुआ। कैसा बंटवारा हुआ? समान बंटवारा हुआ, यानी कि यहां सम विदलन हुआ, यानी कि यहां सम विखंडन हुआ है। तो इस तरह के बॉन्ड के टूटने के प्रक्रम को सम विदलन या सम विखंडन के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से बॉन्ड के टूटने से जिसमें एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर जा ही रहा है, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो इस तरह से बॉन्ड के टूटने को विषम विदलन या विषम विखंडन के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स
अब आप समझ रहे होंगे कि बंध का विदलन या विखंडन का मतलब है बंध का टूटना। अब अगर पर दो, देखिए बच्चों, बंध बना है तो उसमें दो परमाणु तो होंगे ही होंगे, बिना दो परमाणुओं के बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अब अगर दोनों परमाणु जिनके बीच में सहसंयोजक बंध है, दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, यानी कि समान इलेक्ट्रॉन लेकर के, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हटते हैं, यानी कि बॉन्ड टूटता है, तो उस प्रकार के बंध के विदलन या विखंडन को समविदलन या समविखंडन कहते हैं। और जब उन दोनों परमाणुओं में से केवल एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हटता है और बॉन्ड टूटता है, तो इस तरह के विखंडन या विदलन को विषम विदलन या विषम विखंडन कहते हैं। जैसा कि बच्चों यहां मैंने पहले से राइट डाउन कर रखा है, देखिए बच्चों, इसको ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर राइट डाउन कर दिया है, इसको एक बार रीड करते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी। सहसंयोजक बंध का विदलन या विखंडन, क्लीवेज और फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म, बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, तो ये एक जोड़ा बन गया इलेक्ट्रॉनों का, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म मीन्स जोड़ा, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। जब ये परमाणु पृथक होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, तब यह कहा जाता है कि बंध का विदलन, बंध का विदलन या विखंडन हो गया। विदलन या विखंडन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इनका मीनिंग एक ही है। बंध का विदलन दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। समविदलन या विखंडन, नंबर सेकंड विषम विदलन या विखंडन। समविदलन या विखंडन, इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज और फिजन। क्लीवेज मीन्स विदलन, फिजन मीन्स विखंडन। समविदलन उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें पृथक होने वाला प्रत्येक परमाणु सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है, जो यहाँ पर मैंने क्लियर किया। यहाँ पर भी वही चीज है, ए और बी दोनों परमाणु हैं, दोनों के बीच में ये एक सहसंयोजक बंध बना है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, और ये बॉन्ड टूट रहा है, यानी कि इसका हो रहा है विदलन। कैसा विदलन हो रहा है? सम विदलन, जिससे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ए को मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बी को मिल रहा है। तो इस तरह से जो ये खंड प्राप्त होते हैं जिसमें दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हटते हैं, तो इस तरह से जो खंड प्राप्त होते हैं उनको मुक्त मूलक कहा जाता है, फ्री रेडिकल कहा जाता है। तो यहाँ पर दो मुक्त मूलक बने, एक तो ए मुक्त मूलक, दूसरा बी मुक्त मूलक। समविदलन में उत्पन्न खंडों के पास, समविदलन में उत्पन्न खंडों के पास, जो खंड जैसे यहाँ पर ए और बी प्राप्त हुए हैं के पास सहसंयोजक बंध का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे विषम इलेक्ट्रॉन युक्त, एक विषम संख्या है बच्चों, ऐसे विषम इलेक्ट्रॉन युक्त खंडों को मुक्त मूलक कहते हैं। अभी मुक्त मूलक मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको यहाँ पर समविदलन और विषम विदलन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो बच्चों एक बात यहाँ जो निकल के आई कि समविदलन या विखंडन में जो खंड प्राप्त होते हैं उनको मुक्त मूलक कहा जाता है। अब बच्चों आप इसको पॉज करते हुए आप कॉपी में राइट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको विषम विदलन या विषम विखंडन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो बच्चों इसे नोट करें। अब बच्चों आते हैं विषम विदलन या विखंडन पर। जैसा कि बच्चों मैंने आपको यहाँ आपको एक्सप्लेन किया कि इस प्रकार के विदलन में एक परमाणु पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के अलग हो जाता है। अब इसमें उसका स्वयं का इलेक्ट्रॉन रहता है और दूसरे परमाणु का भी इलेक्ट्रॉन रहता है। इस वजह से उस परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है और जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉन ये लेता है उस पर आ जाता है प्लस चार्ज। तो बच्चों इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार रीड कर देते हैं, इसके बाद आप राइट डाउन कर लीजिए। विषम विदलन या विखंडन, हेटेरोलिटिक क्लीवेज और फिजन। विषम विदलन उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें पृथक होने वाले परमाणुओं में से एक परमाणु से संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को ले जाता है और दूसरा उससे वंचित रह जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले गया और ये इलेक्ट्रॉन से वंचित रह गया। यह असम्मित विदलन है। असम्मित क्यों है? क्योंकि इसमें असमानता है,
यह असममित विदलन है, प्रत्येक खंड पर या तो प्लस या माइनस आवेश रहता है। इन आवेशित खंडों को आयन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया कि ए और बी दो परमाणु हैं जिनके बीच में सहसंयोजक बंध है। अब ये बंध इस तरह से टूट रहा है। यहाँ मैंने दिखाया कि बी परमाणु इस बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर के अलग हो रहा है, तो बी पर माइनस चार्ज जा रहा है, ए पर प्लस चार्ज जा रहा है। अब अगर इस तरह का विदलन हो जाए कि ए परमाणु इस पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर के अलग हट जाए, तो फिर बच्चों ए पे माइनस चार्ज आ जाएगा और बी पर प्लस चार्ज आ जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया कि बी की विद्युत ऋणात्मकता ए से अधिक है, यहाँ मान लिया ए की विद्युत ऋणात्मकता बी से अधिक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, जब अब ए और बी कोई दो परमाणु है, मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया। क्या सपोज किया कि यहाँ बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और यहाँ ए की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। बच्चों, जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वही परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर के पृथक हो जाता है और उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों, इस प्रकार के विदलन में जो खंड सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर पृथक होता है वह ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है क्योंकि उसके पास अपनी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है। दूसरा खंड एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण धनावेशित हो जाता है। इस विदलन में अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर पृथक हो जाता है। तो बच्चों, ये विषम विदलन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करते हुए इसे आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों, मैं मुक्त मूलक को डिफाइन करूंगा कि मुक्त मूलक को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि जब दो परमाणुओं के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो जब टूटता है, जब उसका समविदलन होता है, समविखंडन होता है, तब वो दोनों परमाणु जिनके बीच में ये बॉन्ड था अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसे विषम इलेक्ट्रॉन युक्त खंडों को बच्चों, वन एक विषम संख्या है, ऐसे विषम इलेक्ट्रॉन युक्त खंडों को मुक्त मूलक कहा जाता है। मुक्त मूलक कहा जाता है। तो इसकी जब और बच्चों, ये जो दोनों परमाणु जिनके बीच में ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजक बॉन्ड है। ये जब टूटा और टूटने से क्या हुआ, ये दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के एक दूसरे से अलग हट गए। अब बच्चों जरा सोचो, जो ए परमाणु ने इलेक्ट्रॉन लिया है, जो बी परमाणु ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, ये तो इनका स्वयं का इलेक्ट्रॉन था जो इन्होंने साझेदारी में दिया था। तो सीधी सी बात है, ना तो इस खंड पर कोई आवेश आएगा ना इस खंड पर कोई आवेश आएगा। यानी कि अब वन क्या है? वन एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो कहा जाता है कि ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त खंड हैं। और कैसे खंड हैं? उदासीन है, इन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना अनुचुंबकत्व को दर्शाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का ना होना, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होना, प्रतिचुंबकत्व को दर्शाता है। यानी कि अगर किसी परमाणु या किसी खंड के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हैं 1 2 3 जितने भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अगर किसी परमाणु आयन या यौगिक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होता है, यानी कि उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। कैसा होता है? अनुचुंबकीय। और इसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। इसके विपरीत बच्चों, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चुंबकीय प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है और इस तरह के पदार्थ को, ऐसे परमाणु आयन या यौगिक को प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। इसको बच्चों बोलते हैं डायामैग्नेटिक। कुल मिला के अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रवृत्ति अनुचुंबकीय होती है और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो जो प्रवृत्ति होती है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वो प्रतिचुंबकीय होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मुक्त मूलक वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? अयुग्मित होगा। तो इस वजह से मुक्त मूलकों की जो प्रवृत्ति होती है वो अनुचुंबकीय होती है। कैसी होती है?
अनुचुंबकीय होती है। तो बच्चों इस तरह से अब जब हम इसको डिफाइन करेंगे, ये सारे वर्ड एक साथ रखेंगे तो डेफिनेशन बनेगी उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके पास विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त मूलक कहलाता है। ये सारे शब्दों को मैंने एक साथ पिरो के रख दिया तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। इसको इस तरह से समविदलन के थ्रू दिखा दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एथेन लिया। जो बच्चों एथेन होता है उसका अणुसूत्र होता है C2H6। इसमें 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं और इन दोनों कार्बनों से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं सहसंयोजक बंध से। किसमें बच्चों? मीथेन में। इसको साफ कर लेते हैं। तो बच्चों जब ये बॉन्ड, इस बॉन्ड पे हम जरा फोकस करें तो इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया है। अब जब इस बॉन्ड का समविदलन होगा तो ये दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के एक दूसरे से अलग हट जाएंगे। यानी कि इतना भाग क्या है CH3, इसका अलग इलेक्ट्रॉन होगा और इतना भाग ये CH3। दोनों CH3 हैं। CH3 को बच्चों कहते हैं मेथिल, यानी कि ये मेथिल मुक्त मूलक है, ये भी मेथिल मुक्त मूलक है। यानी कि एथेन का जब समविदलन होता है तो 2 मुक्त मूलक बनते हैं, दोनों के नाम क्या हैं? मेथिल। अब बच्चों आते हैं इनके लक्षणों पर कि मुक्त मूलकों के लक्षण क्या हैं। बच्चों मुक्त मूलक ऐसे क्षणिक मध्यवर्ती हैं जो केवल 10⁻⁻6 सेकेंड तक ही जीवित रहते हैं। इनकी लाइफ जो है वो 10⁻⁻6 सेकेंड है और इसके इतने समय तक ही ये अपनी मुक्त मूलक की अवस्था में रहते हैं और जल्दी ही इतने कम समय में ही ये क्या काम करते हैं? ये बॉन्ड बना लेते हैं। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्षणिक मध्यवर्ती हैं और इनकी लाइफ जो है वो 10⁻⁻6 सेकेंड है। ये अनुचुंबकीय होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये विद्युत उदासीन होते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनका स्वयं का होता है, तो इनके पास कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं आता है और ना ही इनके पास से कोई इलेक्ट्रॉन जाता है। इस वजह से इन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। बच्चों ये ऊष्मा या विद्युत या प्रकाश या पराक्साइड द्वारा बनते हैं। इसको याद रखने के लिए एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखेंगे। HELP, हेल्प। हेल्प वर्ड याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। हेल्प, H से हीट, हीट मीन्स ऊष्मा, E से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत, L से बच्चों लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश, P से पराक्साइड, पराक्साइड। तो हेल्प अगर आपको याद है तो आपको तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुक्त मूलक बनते कैसे हैं। तो मुक्त मूलक ऊष्मा या विद्युत या प्रकाश या पराक्साइड द्वारा बनते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट करिए, इसके बाद इसको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब बच्चों मुक्त मूलकों के स्थायित्व की बात कर लेते हैं। इट मीन्स स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। बच्चों इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम पूछा जाता है। तो देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसको समझने, स्थायित्व तो जानने से पहले मुक्त मूलकों के नाम समझ लीजिए बच्चों। देखिए ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है? 4। मैंने इसमें जोड़ दिए 3 हाइड्रोजन और इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, किसको? कार्बन को। तो ये बन गया मुक्त मूलक। कौन सा मुक्त मूलक है? CH3। CH3 को क्या कहते हैं बच्चों? मेथिल। ये क्या है? मेथिल मुक्त मूलक। इसका नाम क्या है बच्चों? मेथिल मुक्त मूलक। बच्चों मैंने आपको डिग्री बताई थी कार्बन में, 1st डिग्री का कार्बन, 2nd डिग्री का कार्बन, 3rd डिग्री का कार्बन, 4th डिग्री का कार्बन। कार्बन में 4 डिग्रियां होती हैं। 1st डिग्री को प्राथमिक कहते हैं बच्चों हिंदी में, प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, द्वितीयक, और इसको टर्सरी, हिंदी में तृतीयक, और इसको क्वार्टरनरी, चतुर्थक, चतुर्थक। अब देखिए बच्चों,
अगर मुक्त मूलक में जो कार्बन है उसकी तीनों बैलेंसी, देखो बच्चों चारों बैलेंसी की बात इसलिए नहीं करेंगे, जब चार बैलेंसी की बात आप करोगे तो फिर वो मुक्त मूलक नहीं रहेगा। अगर तीनों बैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो रही हूं तो उस मुक्त मूलक को हम मेथिल मुक्त मूलक कहते हैं। अब अगर हम क्या करें कि एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे कार्बन जोड़ दें, मतलब एल्किल जोड़ दें, एल्किल में कार्बन होता है, एल्किल जोड़ दें और बची हुई जो बैलेंसी हैं वो टच ना करें, तो इस तरह का जो मुक्त मूलक आएगा बच्चों, आप ध्यान से देखो, ये एक कार्बन से जुड़ गया, ये मुक्त मूलक जो है, मुक्त मूलक में जो कार्बन है ये एक कार्बन से जुड़ गया और बची हुई इसकी बैलेंसी किससे जुड़ी है, हाइड्रोजन से, तो ये हो गया प्राथमिक मुक्त मूलक। इसका नाम क्या है, प्राथमिक मुक्त मूलक, यानी कि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया। अब क्या काम करें, इसी कार्बन को हम जोड़ दें, किससे जोड़ दें बच्चों, दो कार्बनों से हम जोड़ दें, और बची हुई तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से ही रहने दें, तब बच्चों अब इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीयक मुक्त मूलक। द्वितीयक मुक्त मूलक, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, द्वितीयक मुक्त मूलक, यानी कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब क्या करें, बचा हुआ एक हाइड्रोजन है वो भी हटा दें और उससे हम क्या जोड़ दें, एल्किल जोड़ दें। एल्किल का मतलब बच्चों होता है कि एल्किल में कार्बन होता है, आपको पता है एल्किल का सामान्य सूत्र CnH2n+1। इसके जो मेंबर आते हैं वो क्या आते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आईपीएससी में खूब आपको समझाया है, तो अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये एल्किल हैं, ये समान या डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने R जोड़ा तो दूसरा एल्किल हम R' कर दें और तीसरा एल्किल R" कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ डिग्री देखनी है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ गया है, तो ये जो मुक्त मूलक अब है इसका नाम हो जाएगा तृतीयक मुक्त मूलक, यानी कि टर्सरी फ्री रेडिकल्स। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब बात आती है बच्चों, बहुत बार हमेशा अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इन मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम क्या है। बच्चों सबसे अधिक स्थायी होता है तृतीयक मुक्त मूलक, फिर उससे कम द्वितीयक, उससे कम प्राथमिक और उससे कम मेथिल मुक्त मूलक। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको क्या करना है, ये ऑर्डर पकड़ के रखना है और इसको ध्यान में रखना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुक्त मूलकों के स्थायित्व के क्रम में सबसे कम स्थायी होता है मेथिल मुक्त मूलक, उससे अधिक स्थायी प्राथमिक मुक्त मूलक यानी कि 1st डिग्री फ्री रेडिकल, उससे अधिक स्थायी 2nd डिग्री फ्री रेडिकल और सबसे अधिक स्थायी टर्सरी यानी कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो बच्चों इसको भी आप कर लें नोट। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर वीडियो में मैं आपको कार्बोनियम आयन और कार्बेनाइन के बारे में समझाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसका नोट्स आपको बोर्ड पर प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप बच्चों आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इसका नोट्स कॉपी में लिख करके इसे तैयार करेंगे और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को प्ले करके बार बार उसको समझेंगे। थैंक यू सो मच।